बिना महिलाओं को साधे यूपी की सत्ता में आना नामुमकिन है। ये आधी आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है और उन्हें हर साल 40,000 रुपए देकर के उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। प्रदेश की 50,000 बेटियों को जो स्नातक में पढ़ाई कर रही हैं, ऐसी 50,000 बेटियों को एक स्कूटी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। विपक्ष में रहते हुए पूरा एक नैरेटिव सेट करना अखिलेश यादव कितना कामयाब हो पाएंगे और उनका कॉन्फिडेंस क्या कुछ कह रहा है। नेता की सबसे बड़ी जो खूबी होती है वो बताना चाहता है, वो मैसेज देना चाहता है कि देखिए हम तो सत्ता में वापसी कर ही रहे हैं, अब इसमें कोई दो राय नहीं। महिलाओं को लुभाने के लिए अखिलेश यादव की जो टीम है वो इस वक्त बीजेपी से ज्यादा बेहतर नजर आ रही है महिलाओं के मामले में। देखिए, टीम होना, चेहरा होना एक तरफ, चुनाव जीतना दूसरी तरफ। चुनाव में 3 फैक्टर सबसे बड़े रोल प्ले करेंगे। यूपी में सरकार उसी की बनेगी जो इन तीनों को साधने में सफल होगा। एनडीए के पास जो सबसे बड़ी चुनौती है आने वाले समय में जो है वो ये है कि किस गठबंधन साझेदार को कितनी सीटों पे लड़ा जाए। वो ये भरोसा दिलाना चाह रहे हैं सूबे की महिलाओं को कि देखिए बस थोड़ा सा आप साथ दीजिए, थोड़ा जोर लगाइए और बस हम तो सत्ता में आ गए और 40,000 रुपए आपके खाते में आ गए। नमस्ते, यूपी टॉक देख रहे हैं आप और मेरा नाम नरेश कोश्यारी है। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज एक बड़ा धमाका हुआ है। अखिलेश यादव ने अपने साथ महिला सांसदों को बिठाया मंच पर और आज एक बड़ी योजना का ऐलान कर दिया। योजना है महिलाओं के लिए और उसका नाम दिया गया है स्त्री सम्मान समृद्धि योजना। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है मंच से, उनके साथ डिंपल यादव भी थी और उनके साथ जो सपा की महिला सांसद हैं वो भी मौजूद थी और भी सपा के महिला कार्यकर्ताएं थी। उन्होंने ऐलान किया है कि वो महिलाओं को 40,000 रुपए की योजना उनको लेकर आएंगे और उस योजना के तहत क्या कुछ होगा और उस योजना में यूपी की महिलाओं को क्या कुछ मिलेगा और विपक्ष में रहते हुए एक नई योजना की शुरुआत। मतलब अब ये समझिए कि अखिलेश यादव इस वक्त विपक्ष में हैं और वो कह रहे हैं कि हम एक योजना की शुरुआत कर रहे हैं। कितना कॉन्फिडेंस उनकी इस बात पर झलक रहा है और इसका यूपी की जो चुनाव है, यूपी का आने वाला चुनाव है, उस पर उसका क्या असर पड़ेगा, इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ विजय सर हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। बिल्कुल सर, देखिए विपक्ष में रहते हुए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की शुरुआत कर रहे हैं और महिलाओं को उसके क्या क्या फायदे मिलेंगे उन्हें मन से गिना दिए हैं। विपक्ष में रहते हुए पूरा एक नैरेटिव सेट करना अखिलेश यादव कितना कामयाब हो पाएंगे और उनका कॉन्फिडेंस क्या कुछ कह रहा है। देखिए नरेश, नेता की सबसे बड़ी जो खूबी होती है वो यही होती है कि उसे भले ही अपनी ज़मीनी हकीकत का अंदाज़ा हो, उसे सत्ता आनी है या सत्ता नहीं आनी है, लेकिन वो कभी भी खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहता। वो बताना चाहता है, वो मैसेज देना चाहता है कि देखिए हम तो सत्ता में वापसी कर ही रहे हैं, अब इसमें कोई दो राय नहीं। संभवतः अखिलेश यादव यूपी की ज़मीन का, चुनावी ज़मीन का अच्छी तरह आकलन कर चुके होंगे और उन्हें शायद लग रहा होगा कि अभी जो माहौल बना हुआ है उसमें उनकी साइकिल की रफ्तार तेज होने के पूरे चांसेस हैं। मुझे लग रहा है ये उनका अपना आकलन होगा, उसी के आधार पे वो काम कर रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने जो एक ऐलान किया है कि स्त्री सम्मान समृद्धि योजना और इसके फायदे भी गिनाने शुरू कर दिए। तो वो ये भरोसा दिलाना चाह रहे हैं सूबे की महिलाओं को कि देखिए बस थोड़ा सा आप साथ दीजिए, थोड़ा जोर लगाइए और बस हम तो सत्ता में आ गए और 40,000 रुपए आपके खाते में आ गए। और मुझे हैरानी है कि उसमें जो चीज़ कही गई है कि हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, ये लाइन थे डिंपल यादव के, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल। मतलब 40,000 तो शुरुआत है, हर साल बढ़ोतरी होगी। 40,000 रुपए एक महीने का मतलब हुआ 4,000 से ज्यादा हर महीने। और इसका नाम भी डिंपल यादव गिना भी रही है कि नाम क्यों दिया गया, स्त्री सम्मान समृद्धि योजना। महिला नहीं कहा गया है, लड़की नहीं कहा गया है, बेटी, यानी स्त्री के जब जैसे ही आप कहते हैं तो पूरा उस दायरे में आधी आबादी आ जाती है।
और अखिलेश यादव आगे कहते हैं कि बिना आधी आबादी के तरक्की अधूरी है। तो ये कई चीजें हैं और वो ये भी जानते हैं कि बिना महिलाओं को साधे यूपी की सत्ता में आना नामुमकिन है। और महिलाएं किस तरह से एक मजबूत वोट बैंक हैं, किस तरह से जिस ओर चाहती हैं, जिस ओर उनका झुकाव होता है, उनकी सत्ता उसे ला देती हैं या सत्ता से बाहर कर देती हैं, ये भी पिछले कई चुनाव में दिखा है। बिल्कुल सर, हम लोग ने देखा कि पिछले 5-10 सालों से पूरे देश भर में एक नैरेटिव सेट हुआ है, खास तौर पर जो राज्यों के विधानसभा चुनाव होते हैं, बिना महिलाओं के कोई भी पार्टी ने इस वक्त चुनाव नहीं जीता है। ये उदाहरण सबके सामने है, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे वो बिहार का चुनाव हो जो हाल ही में हुआ है। और दिल्ली में भी आज 2500 महिलाओं के खाते में जो योजना की शुरुआत आज से हो गई है। अब 2500 वर्सेस 4000, जिस तरीके से हमने देखा कि बीजेपी शासित राज्यों में 2500-3000 रुपए तो महिलाओं को मिलते हैं और इस तरीके की योजनाओं की शुरुआत हुई है। लेकिन अखिलेश यादव ने सीधे सीधे कह दिया कि करीब करीब 4000 रुपए, 3800-4000 रुपए उनके खाते में आएंगे। कितना असर पड़ने वाला है, क्योंकि अमाउंट भी ज्यादा है और चुनाव से ठीक पहले उन्होंने सबसे पहले ऐलान किया है। देखिए, कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें आई सूत्रों के हवाले से कह लीजिए या भीतर खाने से निकल के कि योगी सरकार महिलाओं को चुनाव से पहले 50,000 रुपए देने की तैयारी कर रही है, जिसमें से 20,000 की पहली किस्त दी जाएगी। उसके बाद सरकार बनने के बाद 10-10,000 रुपए दिए जाएंगे। तब अखिलेश यादव ने, आपको याद होगा, ट्वीट करके सवाल उठाए थे कि ये काम उन्होंने 2017 में सरकार में आने के बाद क्यों नहीं किया, अब क्यों कर रहे हैं। एक चीज। दूसरी चीज, जब ये भी तब हम लोगों ने सवाल उठाया था या बात किया था, मुझे याद है कि उसका पैमाना क्या होगा, किन महिलाओं को मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें। हाल के अगर चुनाव की बात किया जाए तो एक तो 2 तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं। एक जैसे महाराष्ट्र में, पंजाब ने भी शुरू कर दिया है, पंजाब में भी 1 जुलाई से शुरू हुई थी और न्यूज़ 24 के मंच से ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया था मंथन कार्यक्रम में कि किस तरह से किस तारीख से महिलाओं को पैसे मिलेंगे। अब आप देखिए कि एक तो ये मॉडल हो गया कि हर महीने खाते में डालने वाला, लेकिन बिहार चुनाव में एक अलग मॉडल दिखा। एक साथ उनके खाते में 10,000 रुपए डाल दिए गए चुनाव से ठीक पहले, और उसका असर भी दिखा कि किस तरह से एनडीए की थंपिंग मेजोरिटी से वापसी हुई। अब सवाल उठता है कि एक और योगी आदित्यनाथ जी 20,000 रुपए की सरकार 20,000 रुपए देने की एक बात आ रही है कि वो महिलाओं के खाते में डालेगी या डाल सकती है। अब दूसरी तरफ अखिलेश यादव उससे आगे बढ़ के, जो सत्ता में से बाहर है, पीछे 2017 से सत्ता से बाहर है, वो कह रहे हैं कि बस सरकार बनी और योजना शुरू कर देंगे, 40,000 रुपए हर महीने, 40,000 से शुरुआत कर देंगे, साल में महिलाओं के खाते में आएंगे और बढ़ोतरी होगी हर साल। अब आप सोचिए कि आधी आबादी को किस तरह से राजनीतिक दल देखने लगे हैं, उनका वोट हासिल करने के लिए किस तरह से देखा जा रहा है। क्या वो लोकतंत्र मजबूत होगा जिसमें पैसा दे करके, पैसे के आधार पर ये कहा जा रहा है कि आप वोट डालिए। पूर्वांचल के इलाकों में एक कहावत है, फेड़े कटहर, उसको मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, मतलब उसका मतलब ये है कि कटहल अभी पेड़ पर है और अभी से आपकी जीभ लपलपाने लगी है। तो अभी चुनाव में बहुत कुछ होना बाकी है। किसे जनता चूज करती है, नहीं चूज करती है, लेकिन अब उनका कॉन्फिडेंस देखिए, जो कहते हैं ना कि विपक्ष में बैठे नेता का। समाजवादी पार्टी का कॉन्फिडेंस इस तरीके से हाई है कि आप अगर ग्राउंड पर देखेंगे, क्योंकि मैं पिछले कई जिलों में से गुजरा उत्तर प्रदेश के, तो संभल से लेकर, अगर मेरठ से यहाँ से शुरू करें, संभल होते हुए, बागपत होते हुए, उसके बाद यहाँ मुरादाबाद, रामपुर, तो हर जगह जो है समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, उनके झंडे जगह जगह नजर आ रहे हैं। और बीजेपी के कहीं पर कुछ अभी ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी प्लान कर रही है लेकिन ग्राउंड पर उस तरीके से एक्टिव नहीं है, खासतौर पर जो झंडे बैनर दिखते हैं जगह जगह पर, वो उनके नजर नहीं आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी से 2 कदम ज्यादा मेहनत इस वक्त कर रही है?
देखिए, इसको मैं थोड़ा दूसरे तरह से इसको देखता हूँ। अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव कहा करते थे, चुनाव 3 तरह से जीता जाता है, चर्चा, पर्चा और खर्चा। यानी आप चर्चा में बने रहें, पर्चा यानी आपका प्रचार प्रसार हो, पोस्टर लगे रहें, सब कुछ हो, और खर्चा यानी उसमें पैसा लगता है। क्या आज की तारीख में ये चर्चा, पर्चा और खर्चा की ये स्कीम चल रही है, ये चुनाव जिता रहा है? मुझे लग रहा है कि नहीं। थियरी बदल चुकी है। आज की तारीख में वोटर चर्चा, पर्चा और खर्चा से आगे निकल गया है। वो सीधा देख रहा है कि मेरी जेब में क्या आ रहा है, मैं जिसको अपना वोट दूंगा उससे मुझे फायदा डायरेक्टली क्या मिल रहा है। अगर आप देखिए, पहले होता था एंटी इनकम्बेंसी कि 5 साल सरकार रह ली, 10 साल रह ली, आप पावर से उसे बाहर करो, दूसरे को मौका दो। हरियाणा में क्या हुआ, तीसरी बार बीजेपी आई। आपने देखा दूसरे भी कई राज्य आपके पास, झारखंड में वापसी हुई, कोई बीजेपी की सरकार नहीं थी वहां पे। तो कई स्थितियां, परिस्थितियां एक साथ काम कर रही हैं। अगर अभी आज की तारीख में देखा जाए तो मुझे लग रहा है चुनाव में 3 फैक्टर सबसे बड़े रोल प्ले करेंगे। यूपी में सरकार उसी की बनेगी जो इन तीनों को साधने में सफल होगा। पहली, आधी आबादी, जिसके लिए अखिलेश यादव भी कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी पहले से उस ओर कोशिश कर रही। दूसरा, जेनजी करीब हर तीसरा यूपी में ऐसा माना जाता है। अलग अलग जब अगर आप उस क्राइटेरिया को, उस दायरे को बढ़ाते हैं, छोटा करते हैं, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि हर 5वां वोटर है जी जेनजी। और दूसरे तरीके से कहते हैं, अगर थोड़ा आगे बढ़ते तो 30% वोटर है जेनजी। अब उस क्राइटेरिया दायरे, बेसिकली एज, उस फॉर्मूले के आधार पर, लेकिन जेनजी एक बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा एक जो तीसरी चीज जिसके आधार पे एक अच्छी खासी लामबंदी दिख सकती है, वो है आरक्षण। प्रो रिजर्वेशन, अगेंस्ट रिजर्वेशन। और मुझे लग रहा है इस रिजर्वेशन के मुद्दे पे शायद जेनजी में भी 2 फाड़ हो जाए, क्योंकि जेनजी की जिस तरह की चुनौतियां हैं, उनके बीच अगर कोई एक चीज जो उनको अलग करती है, उनके मुद्दों को, उनके बीच में जो वो है एक आरक्षण। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं सरकारी, वहाँ भी आरक्षण आपको असर करता है। सरकारी नौकरियां कम निकलती हैं, लेकिन जितनी निकलती हैं उनमें भी आरक्षण एक फैक्टर है। तो मुझे लग रहा है ये 3 मुद्दे जो हैं 2027 के यूपी चुनाव को प्रभावित करेंगे। जेनजी को लुभाने में अखिलेश यादव कामयाब नजर आ रहे हैं आपको इस वक्त? देखिए, उनके मुद्दों को, ये ठीक है कि जेनजी ने जिस तरह से प्रोटेस्ट किया, जो सरकार में होता है उसी से सवाल पूछा जाता है, लगता है कि उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन अखिलेश यादव किस हद तक जेनजी को अपने पाले में ले आ पाते हैं, उनको कितना भरोसा दिला पाते हैं कि वो उनके हक के लिए, उनकी जो समस्याएं हैं उसके लिए ईमानदारी से काम करेंगे, ये इस पर निर्भर करता है। अभी तो वो पिछड़ा की परिभाषा कोई कहते हैं रीडिफाइनिंग पीडीए, इसी कोशिश में लगे हुए हैं। पी हुआ कि पिछड़ा, फिर हुआ पीड़ित, फिर हो गया पंडित, फिर आपका डी को भी लेकर के है, ए को लेकर के पहले ही से चल रहा है। आधी आबादी की बात होती है, कभी अगड़ा की बात होती है, कभी अल्पसंख्यक की बात होती है, तो वो उसके दायरे को लगातार विस्तार कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल है कि उस दायरे के विस्तार से उनको कितना फायदा मिलता है। एक और उनको अपने सामाजिक समीकरणों को भी साधना है, दूसरी तरफ वो आधी आबादी, बेसिकली जेंडर और जनरेशन, अगर आप जेंडर भी है, जनरेशन भी है, कास्ट भी है, सबको साधना है। उन्होंने 3 लेयर एक स्ट्रेटेजी बना रखी है, और मुझे लग रहा है कि उसमें उनको कितनी कामयाबी मिलती है, इसकी परीक्षा जमीन पर इस तरह से होगी कि वो अपने उस 3 लेयर स्ट्रेटेजी को जमीन पर कितनी ईमानदारी से उतार पाते हैं। पहली जो उनकी पीडीए के लिए वो खुद, मुझे लग रहा है, अगुवाई कर रहे हैं। बेसिकली सामाजिक समीकरण बनाना, उसको साधना। जो उसके बाद उनकी दूसरी लेयर है जिसमें डिम्पल यादव हैं, उनके साथ जो युवा महिला नेता हैं, नेत्रियां हैं, उनके जरिए वो आधी आबादी को साधने की कोशिश कर रहे हैं, जेनजी को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरे उनके चाचा शिवपाल हैं, जिसके जरिए वो पुराने सहयोगियों को पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं, और जो पुराना समीकरण था MY,
जो समाजवादी पार्टी का बेस रहा है उसको इंटैक्ट करने, मजबूत रखने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव के पास इस वक्त अगर कहा जाए तो महिला ब्रिगेड जो है वो बहुत तगड़ा है। उनके पास प्रिया सरोज हैं, उनके पास इकरा हसन हैं, खुद डिंपल यादव बहुत एक्टिव रहती हैं, और उनके पास राजभर भी एक बड़ी नेता हैं जो राजभर समाज से आती हैं। तो अखिलेश, आपको लग रहा है कि महिलाओं को लुभाने के लिए अखिलेश यादव की जो टीम है वो इस वक्त बीजेपी से ज्यादा बेहतर नजर आ रही है महिलाओं के मामले में? देखिए, टीम होना, चेहरा होना एक तरफ, चुनाव जीतना दूसरी तरफ है। अब जब आप देखिए, अगर चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हुआ, ममता बनर्जी के साथ कितनी बड़ी एक महिला नेता उनके अगल बगल दिख रही थी, जो ढाल की तरह, जो कहता था कि उनकी टॉप 10 ब्रिगेड हैं, वो लगातार साए गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तो जो 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 चुनावी राजनीति में 49 और 51 में फर्क बड़ा छोटा है, लेकिन 51 वाला सत्ता में होता है और 49 वाला विपक्ष में बैठता है। तो और यूपी के चुनाव में तो 3 से 5% में ही खेल हो जाता है। अगर वही ट्रेंड चला, अगर वही ट्रेंड आगे बढ़ता है, एक वोट खींचने, खिसकाने और एक वोट जोड़ने का सवाल है। अब ये देखना है इसमें कि अखिलेश यादव अपनी 3 लेयर स्ट्रेटजी, जिसकी बात की मैंने, जिसमें एक का झंडा वो खुद अपने लिए आगे बढ़ते दिख रहे हैं, दूसरी उनकी पत्नी डिंपल यादव जिसके पीछे पूरा महिला नेता है, तीसरे शिवपाल यादव। इसके जरिए अगर वो महिला वोट का कुछ हिस्सा भी बीजेपी के खाते से, या कहें एनडीए के खाते से खिसका लेते हैं, जेनजी वोट का कुछ हिस्सा खिसका लेते हैं, आरक्षण के नाम पर अपने वोट को इंटैक्ट रखते हैं, ऐसे में अगर वो उनको कामयाबी मिलती है तो हो सकता है कि सत्ता उनके पास आ जाए, वो जैसा चाह रहे हैं उस प्लान के साथ में कामयाब हो जाए। लेकिन कुल मिला के ओवरऑल है कि तय तो पब्लिक को करना है, वोट पब्लिक देती है, तो पब्लिक तय करेगी कि हमको कि मेरे लिए कौन बेहतर है, कौन बेहतर नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अखिलेश यादव पिछले जो लोकसभा चुनाव में हमने जो स्ट्रेटजी उनकी देखी कि उसमें कई ऐसी चीज़ें थी जो बीजेपी के लिए चौंकाने वाली रही, और मुझे लग रहा है उसी तरह की स्ट्रेटजी के साथ इस बार भी वो आगे बढ़ेंगे। आप पूछेंगे कि वो स्ट्रेटजी क्या है, तो अखिलेश जो है वो सैनिक स्कूल से पढ़े लिखे हैं जी, और सैनिक स्कूल से पढ़े लिखे लोग ये जो उस माइंड सेट में होते हैं, वहाँ स्ट्रेटजी बड़ी अलग तरीके से वो आजमाई जाती है। कहा कुछ जाता है और भीतर से करने की प्लानिंग कुछ और होती है। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी हमेशा तैयार रहता है कि ये होगा तो ये करेंगे, ये करेंगे। उस वक्त अखिलेश यादव ने क्या किया था, कई सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और उसको बदल दिया बाद में। अब सवाल उठता है कि क्या उसी तरह की स्ट्रेटजी के साथ फिर आगे बढ़ेंगे कि उम्मीदवारों का घोषणा कर दिया, विपक्ष ने, मतलब जो विरोध में पार्टियां, उन्होंने उम्मीदवार दे दिए और ये तो पहले से तैयार कर रखे हैं कि हमें किसे लड़ाना है, वो स्ट्रेटजिकली चेंज कर दिया। आपको अपनी पूरी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है। तो एक चीज तो मुझे ये दिख रही है कि अखिलेश कमोबेश उसी तरह की स्ट्रेटजी पर आगे बढ़ेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, साइकोलॉजिकली विरोधी खेमे में प्रेशर कैसे बनाया जाता है, इसका भी मुझे लग रहा है अखिलेश ने दांव चल दिया है। जब उन्होंने कुछ दिनों पहले एक ट्वीट करके बताया कि एनडीए में सीटों के बंटवारे का ब्रेकअप ये, तो वहां से भी उन्होंने जो गठबंधन साझीदार हैं उनके भीतर एक कुलबुलाहट पैदा कर दी कि देखिए, विपक्ष वाले तो इतने सीट का आपको मान रहे हैं, विपक्ष के नेता हमको कितने पर लड़ाएंगे। और एनडीए के पास जो सबसे बड़ी चुनौती है आने वाले समय में जो है वो ये है कि किस गठबंधन साझीदार को कितनी सीटों पे लड़ाया जाए और उसको कैसे अपने साथ जोड़े रखा जाए। तो मुझे लग रहा है अखिलेश यादव अपने जो सैनिक स्कूल के उनके मित्र होंगे, जो उन्होंने पढ़ाई लिखाई के दौरान समझे, उस स्ट्रेटजी का भी कुछ हद तक इस्तेमाल इस 2027 के विधानसभा चुनाव में करेंगे। अब ये कितनी कामयाब होती है ये तो हमारे दर्शक खुद ही बताएंगे। आपको क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से आज
अपनी महिला ब्रिगेड को मंच पर लाकर एक बड़ी योजना की घोषणा की है। खासतौर पर जो हमने शुरुआत में बताया था आपको कि विपक्ष में रहते हुए एक योजना की शुरुआत कर देना, अखिलेश यादव के अंदर ये जो कॉन्फिडेंस उसका ऐलान कर दे। शुरुआत का है क्या? हाँ, वो शब्द थोड़ा सा ऊपर नीचे है, लेकिन बिल्कुल तो ऐलान कर दिया है और नाम रखा है स्त्री सम्मान समृद्धि योजना। और उसके क्या क्या फायदे होंगे ये भी डिंपल यादव ने पूरी डिटेल में यूपी की महिलाओं को बताया है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। अब ये देखना होगा कि इसका कितना असर पड़ता है उत्तर प्रदेश के चुनाव पर, और आपका इस पूरी योजना पर क्या कहना है और जो ऐलान आज किया है अखिलेश यादव ने उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहिए News 24 उत्तर प्रदेश।